गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सत्ता एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी संगठन या प्रशासन में ये सिद्धांत के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। सत्ता निर्णय लेने एवं अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति का नाम है। अर्थात सामान्य शब्दों में सत्ता आदेश देने और उसके पालन करवाने की शक्ति का नाम है। ये परिभाषा है हेनरी फेयर। बहुत ही सिंपल परिभाषा कि सत्ता आदेश देने और उसके पालन करवाने की शक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ ये बता दें कि सत्ता और शक्ति दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सत्ता में कानूनी रूप से वैध होती है, जबकि शक्ति में ये आवश्यक नहीं कि वो कानूनी रूप से वैध हो। जैसे आप कोई उपद्रव करते हैं या चोरी करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो कानून इजाज़त नहीं देता, ऐसी अवस्था में पुलिस अधिकारी आपको दंड दे सकता है या बल प्रयोग भी कर सकता है, वो सत्ता कहलाएगी। लेकिन इन्हीं कार्यों के लिए अगर कोई सामान्य व्यक्ति आपके साथ बल प्रयोग करे तो वो सत्ता नहीं कहलाएगी, वो केवल शक्ति है। तो सत्ता कानून के द्वारा निर्धारित होती है, कानून की सीमाओं में आबद्ध होती है। सत्ता के मुख्य स्रोतों में सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्र का संविधान और कानून, क्योंकि सत्ता देश के संविधान और कानून के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। सेकंड स्रोत है व्यक्ति की स्थिति। कई बार व्यक्ति को अधिकार होते हुए भी, सत्ता होते हुए भी वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है और कुछ थोड़ी सी शक्तियों में भी अच्छे से सत्ता का उपयोग करते हैं। थर्ड है अनौपचारिक सत्ता। कुछ सत्ता अनौपचारिक भी मिलती है। ये कानून या वैधानिक या संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं होती, बल्कि अनौपचारिक रूप से अनायास ही आपको मिल जाती है, जिसका पालन करवाना आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रोफेसर साइमन सत्ता के मुख्यतः 3 कार्य बताते हैं। पहला, सत्ता उत्तरदायित्व सौंपती है। सत्ता का जो प्रयोग करते हैं उनको उत्तरदायित्व सौंपती है। अर्थात जिसके पास जितने अधिकार होंगे उतने ही कर्तव्य होंगे। सेकंड, निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लिया जाता है। और थर्ड, यह क्रियाओं के बीच
सत्ता विभिन्न क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सत्ता का पालन कैसे करवाया जाए। सत्ता अधिकारियों को, राजनेताओं को कानून या संविधान के तहत दी जाती है, लेकिन वह इन सत्ता का पालन किन आधारों पर कराया जाए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है विश्वास का अधिकार। आपको विश्वास होता है कि ये जो सत्ता या अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है वो हमारे हित में है। सेकंड, हितों की पहचान। हितों की पहचान सत्ता का पालन करने का ये एक माध्यम है। कई बार देखते हैं कि हम गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, पुलिस अधिकारी हमारा चालान बनाता है, तो ये हमारे हित में है, क्योंकि अगर वो चालान नहीं बनाएगा तो जान का खतरा हमें हमेशा बना रहता है। अतः हमें सतर्क होने के लिए, हमें सचेत करने के लिए इस सत्ता का प्रयोग किया जाता है। अतः व्यक्ति को अपने हितों की पहचान होना चाहिए कि हेलमेट लगाने से या सीट बेल्ट बांधने से पुलिस अधिकारी का लाभ नहीं हो रहा, उसका हित नहीं हो रहा, अपितु उसका लाभ हो रहा है जिसका चालान बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, वैधता का प्राधिकार। सत्ता वैधानिक स्तर पर होती है, वो एक आधार है। एक है दबाव का प्राधिकार। कई बार सत्ता दबाव में भी प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक स्तर पर, पुलिस स्तर पर, या कुछ दबंग लोग होते हैं समाज में, उनका दबाव बना रहता है और उनकी सत्ता का पालन व्यक्ति अनायासी कर बैठते हैं। इन सत्ताओं के बावजूद भी सत्ता की कुछ सीमाएं होती है। सत्ता स्वच्छंद नहीं हो सकती क्योंकि वो वैधानिक कानूनों के अंतर्गत कार्य करती है। पहली सीमा है कानून। कोई भी अधिकारी, राजनेता कानून के दायरे में रहकर ही अपने अधिकारों और सत्ता का प्रयोग करता है। सेकंड, जैविक। जैविक मतलब अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही वो अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। थर्ड है आर्थिक। उसकी आर्थिक क्षमताएं उसको सत्ता का प्रयोग करने के लिए आबद्ध करती है। नेक्स्ट है संस्था के नियम, कार्यविधियां, जिसके अंतर्गत सत्ता की सीमाएं निर्धारित होती है। अधिकारी, कर्मचारी और राजनेताओं को उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं सीमाओं में रहकर अपने कार्यों को निष्पादित करना होता है। नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक दशा। कई बार व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और उसकी मनोस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वह सत्ता का किस सीमा तक प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है अधीनस्थों की विचारधारा, अर्थात अधिकारियों के अंडर में नीचे बहुत अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, वो अधिकारी को कितना सपोर्ट देते हैं, इस विचारधारा पर भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित होती है। नेक्स्ट है नेतृत्व की सीमाएं। कई अधिकारी की नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है और वो अपनी सत्ता का प्रयोग कर्मचारियों और जनता के लाभ के लिए समन्वित करके प्रयास करता है,
अपितु कुछ अधिकारी इसका अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का मतलब है शक्तियां का एक ऊपर के सर्वोच्च अधिकारी में केंद्रित हो जाना, और विकेंद्रीकरण है सत्ता अनेक अधिकारियों में विभक्त हो जाना। तो विकेंद्रीकरण भी सत्ता की सीमाओं को निर्धारित करता है। आपको अभी हम बता रहे हैं कि जिसके पास जितनी मात्रा में सत्ता और अधिकार होंगे उसके पास में उतनी ही अधिक मात्रा में जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और कर्तव्य होंगे। तो उत्तरदायित्व सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं किए जा सकते। अर्थात वे मानसिक और भौतिक क्रियाएं हैं जिन्हें किसी कार्य को करने के लिए संपन्न करना आवश्यक है, उसे उत्तरदायित्व कहते हैं। दोनों में संबंध की बात करें हम तो सत्ता और उत्तरदायित्व में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु सत्ता का सौंपना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाती है तो उसे कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपे जाने चाहिए। अतः स्पष्ट है कि सत्ता के अभाव में उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं होता तथा उत्तरदायित्व के अभाव में सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तथापि इनका सहअस्तित्व तो आवश्यक है ही, साथ ही इनका अनुपात भी समान होना चाहिए। अर्थात जिसके पास जितनी मात्रा में सत्ता होगी उसके पास उतनी ही मात्रा में अधिकार होना चाहिए। जिसके पास कम सत्ता होती है उसके पास कम उत्तरदायित्व मिलते हैं। सत्ता का संबंध अधिकारों से है जबकि उत्तरदायित्व का संबंध कर्तव्य से है। सत्ता और प्रभाव में भी अंतर होता है। दोनों में काफी घनिष्ठ संबंध है। जिसके पास सत्ता होती है उसका प्रभाव से ही कार्य हो जाते हैं। बहुत सारे कार्य उसके प्रभाव से ही हो जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी से हो जाते हैं। अतः सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों प्रशासन के आवश्यक अंग हैं। थैंक यू।